बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। कुछ अरसे के गैप के बाद आपका टीचर सर अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कोविड-19 की वजह से पूरे तालीमी इदारे, हर जगह के तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद थे और अभी 1 या 2 दिन कबल ही तमाम तालीमी इदारों को 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर उसका आगाज़ किया गया है। खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीमी इदारे से वाबस्ता रहा, लेकिन वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। इन सब बातों की रोशनी में हमने ये फ़ैसला किया है कि स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनका हल पेश करते हुए अपनी सी काविश करते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स के मसाइल का बेहतर से बेहतर हल पेश किया जा सके, क्योंकि सिर्फ चंद माह के बाद आपका इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर अकाउंट्स के पहले चैप्टर से जो बेसिक अकाउंटिंग होता है वो हम ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैनल के ऊपर सर अली अहमद के नाम से जो हमने बनाया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौजूद हैं। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, इनके ना सिर्फ डेफिनेशंस मौजूद हैं, इनके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इनके बारे में डिटेल से हमने बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपसे की हुई हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सारी बातें माशाल्लाह उसमें डिस्कस की हुई हैं। कोई आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है जर्नल का ही एक दूसरा नाम है जर्नलाइजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल और व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से नहीं आता तो ये बात याद रखिएगा, आगे की आपकी राहें इस सब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम अकाउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, ठहर जाएंगी। उसकी रीज़न क्या है कि ये हमारा एक बेसिक चैप्टर है। इस अकाउंटिंग के इस अहम तरीन जो आपका चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग के बाद, उसका नाम बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है जर्नल यानी कि जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग से क्या मुराद है? जर्नलाइजिंग से मुराद है, जर्नल से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस की जो लेन देन होती हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जिस जगह हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस जगह लिखते हैं, जिस जगह तहरीर करते हैं, उस जगह का नाम, उस जर्नल का नाम क्या है? जर्नल। जिसको एक पर्टिकुलर वर्ड में अगर कहा जाए तो उसका नाम है जर्नलाइजिंग। सवाल हमने उठाया है इंटर बोर्ड जो आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड है उसका फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है और फर्स्ट ईयर का ये हमारा सिलेबस है और ईयर है हमारा 2019 रेगुलर प्लस प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 कराची बोर्ड। उसका ये सवाल मैंने उठाया है और देखिए रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आपसे कहा जा रहा है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ये जितनी ट्रांजैक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड करना है आपको जर्नल में। स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने पूरा सवाल जो है बोर्ड के ऊपर आपको दिखा दिया था। अब उसी सवाल की हम जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसका स्पेसिमेन देख लीजिए, क्या किस तरीके से स्पेसिमेन बनाया जाता है। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, टॉप पे हमने लिख दिया EZ ट्रेडर्स, सवाल में आप पढ़ सकते हैं। अगर कंपनी का नाम गिवन नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे XYZ कंपनी, अदरवाइज EZ ट्रेडर्स लिख देंगे क्योंकि सवाल नाम मौजूद है। जर्नल यानी कि जो चीज आप तैयार कर रहे हैं उसका नाम आपने लिखा जर्नल से मुराद जर्नल का मतलब होता है आम या दूसरे मायने है फौजी अफसर। यहाँ पर जर्नल का क्या मतलब है? एक ऐसा जर्नल जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज आप पास करने के लिए जा रहे हैं। कॉलम कौन कौन से आपने बनाए? आपने डेट बनाया, अगला कॉलम है आपके पास पर्टिकुलर्स। बास टीचर्स जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखें, पर्टिकुलर्स लिखें, दोनों का एक ही मतलब है और दोनों चीजें लिखी जाती हैं। पोस्ट रेफरेंस का पूरा कॉलम खाली जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है डेबिट और उसके बाद है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है? द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट व्हाइल द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के हवाले से भी हमारी वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको करना ये होगा एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और उसकी हम इंशाल्लाह एंट्रीज बनाते हैं। स्टार्ट से शुरू करते हैं सवाल को। कराची बोर्ड का ये सवाल है 2019 क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं फॉलोइंग आर सम ट्रांजेक्शंस परफॉर्म्ड बाय EZ ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019। हमें यहाँ से डेट मिल गई, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2019 की पूरी लाइन स्टूडेंट्स खाली जाएगी। जो भी डेट यहाँ पे मौजूद है वो हम डेट यहाँ पे डालेंगे और मार्च का महीना है, मार्च की 8 तारीख है। 08 लिखें तब भी सही है, खाली 8 लिखें तब भी सही है। मार्च की 8 को क्या कह रहे हैं? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ऑन क्रेडिट बोले
ऑन अकाउंट बोले दोनों का एक ही मतलब है, इसका मतलब है उधार। सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज में क्या मतलब होता है, सामान्य तिजारत। हर वो चीज सामान्य तिजारत होती है जिसको इस मकसद से, इस इरादे से खरीदा जाए कि आगे जाके आप उसको बेचेंगे, फरोख्त करेंगे, ये चीज होती है मर्चेंडाइज। बताएं स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज यानी कि मर्चेंडाइज को बेच रहे हैं, ऑन क्रेडिट उधार पे बेच रहे हैं, कितने का, ₹10,000 10,000 रुपए का। किसको बेच रहे हैं, स्टार लिमिटेड को बेच रहे हैं। यहाँ पर एक जुमला आप लोग अपने पास नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए कि जब भी मर्चेंडाइज या सामान्य तिजारत या गुड्स या स्टॉक, सबका एक ही मतलब है। रिपीट कर रहा हूं, जब भी मर्चेंडाइज, गुड्स, स्टॉक या सामान्य तिजारत को आप बेचेंगे, फरोख्त करेंगे, तो आप सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। एक जुमला। दूसरा जुमला, जब भी मर्चेंडाइज को, गुड्स को, स्टॉक को, सामान्य तिजारत को आप खरीदेंगे तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये दो बातें याद रखिएगा, इन्हीं दोनों बातों की रोशनी में हम मजीद आगे काम करेंगे। जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, ऑन क्रेडिट उधार पे बेच रहे हैं, 10,000 रुपए की बेच रहे हैं, स्टार लिमिटेड को बेच रहे हैं। याद रखिएगा अगर आप उधार पे मर्चेंडाइज बेचते हैं तो जो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा उस अकाउंट का नाम है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट्स क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपने माल उधार पे बेचा है। अब आपके पास एक हक आ जाएगा कि आप सामने वाली पार्टी से माल के पैसे तलब कर सकते हैं। एंट्री हम क्या बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट करवाएंगे। अभी हम आपको इंशाल्लाह समझाते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों करवा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया जब भी मर्चेंडाइज बेचते हैं तो क्रेडिट क्या करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। रकम आपके पास मौजूद है 10,000 रुपए। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जो कि इसलिए वजूद में आया क्योंकि आपने उधार पे माल बेचा। जब उधार पे माल बेचा तो अकाउंट रिसीवेबल आपने लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर होती है एसेट। और याद रखिएगा एसेट में हो रहा है इजाफा। 3 काम आपको करने हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूं साइड में। नंबर 1, आपको हेड ऑफ अकाउंट ढूंढना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको नेचर ऑफ अकाउंट ढूंढना है, नेचर ऑफ अकाउंट, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज है आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी उसके अंदर हेड ऑफ अकाउंट ढूंढेंगे। दूसरे नंबर पे आप उसकी नेचर ढूंढेंगे और तीसरा और आखिरी नंबर पे रूल बताएंगे डेबिट और क्रेडिट का क्या है। ये जो नेचर होती है, इस नेचर से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसको पहचानेंगे कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। यानी कि नेचर का मतलब होता है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू, इन 5 में से कोई चीज। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर देखें, आपने मर्चेंडाइज बेची है, उधार पे बेची है, इसका मतलब पहली चीज क्या मिली आपको हेड ऑफ अकाउंट में, एक तो अकाउंट रिसीवेबल मिल गया। टाइम बचाने के लिए यहीं पे कर देता हूँ। एक तो हेड ऑफ अकाउंट आपको मिला अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा हेड आपको मिला सेल्स, क्योंकि मर्चेंडाइज आपने उधार पे बेची है। बताइए नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है, एसेट होता है और एसेट के अंदर इजाफा हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल इजाफा हो रहा है क्योंकि उधार पे माल बेचा, एसेट में इजाफा आपने कराया डेबिट। तीसरी और आखिरी बात क्या है, रूल आपको अप्लाई करना है। मतलब मर्चेंडाइज जब आपने बेच दी, उधार पे बेच दी, तो सेल्स की नेचर क्या होती है, सेल्स की नेचर क्या होती है, सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, और रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है लिहाजा हमने करा दिया क्रेडिट। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन के ऊपर तीनों चीजें आपको अप्लाई करनी है। तीनों चीजें अप्लाई करेंगे तो फिर आप एंट्री बनाने के इंशाल्लाह काबिल होंगे। इसके नीचे एक नरेशन लिखी जाती है स्टूडेंट्स, टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स लिखते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज लिखते हैं, सोल्ड स्टॉक लिखते हैं, सबका एक ही मतलब है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब उधार पे हमने माल बेचा। उसके बाद आप ये लाइन खींच देंगे पेंसिल से। ये सारा काम अगर आप करते हैं तो इसका मतलब वो आपने एक जनरल एंट्री पास कर ली है। उस एक जनरल एंट्री के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या काम होता है, डेट डाली जाती है, डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट्स लिखे जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट की रकमें लिखी जाती हैं, और उसके बाद आखिर में एक जुमला लिखा जाता है। इस जुमले को हम कहते हैं अकाउंट्स की जबान में नरेशन। नरेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी को फर्ज करें अकाउंट्स की अलिफ बे नहीं आता लेकिन उसको इंग्लिश आती है, तो इस नरेशन की मदद से वो पहचान लेगा कि उस एंट्री के अंदर क्या काम हो रहा है। ये हमने पहली एंट्री बना ली। सेकेंड एंट्री जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मार्च की 12 तारीख को परचेज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं फ्रॉम टॉयज कंपनी, टॉयज कंपनी से खरीद रहे हैं 5,000 रुपए की इन कैश।
अच्छा, ऊपर एक चीज और बता दूं, अकाउंट रिसीवेबल के साथ डैश करके स्टार लिमिटेड भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी का नाम मौजूद है। अगर पार्टी का नाम यानी जिससे आप माल खरीद रहे हैं या जिसको माल बेच रहे हैं उसके नाम का जिक्र मौजूद है तो एंट्री में उसको भी शो करा देना चाहिए। 12 मार्च को कहते हैं परचेज ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा, इसका मतलब ये हुआ हेड ऑफ अकाउंट आप ढूंढेंगे। सबसे पहला हेड ऑफ अकाउंट क्या है, एक तो ऑफिस फर्नीचर आया, दूसरे नंबर पर आया कि कैश, क्योंकि कैश पे आपने माल खरीदा है। हेड ऑफ अकाउंट आपको मिल गया ऑफिस फर्नीचर और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आपको मिल गया कैश। फिर आप दोनों की नेचर ढूंढेंगे। ऑफिस फर्नीचर की नेचर एसेट होती है और कैश उसकी नेचर भी एसेट होती है। मतलब ऑफिस फर्नीचर की आपने हेड ऑफ अकाउंट भी ढूंढ लिया, कैश का हेड ऑफ अकाउंट भी ढूंढ लिया गोया, और दोनों की आपने नेचर भी ढूंढ ली। रूल जब आप अप्लाई करने बैठेंगे तो आप किस तरह से फैसला करेंगे, आप इस तरह से फैसला करेंगे कि आपका जो कैश है वो जा रहा है आपके पास से और उसके एवज में आपके पास क्या आ रहा है, ऑफिस फर्नीचर आ रहा है। बताइए, जब भी ऑफिस फर्नीचर या किसी भी किस्म का कोई दूसरा एसेट आप परचेज करते हैं तो एसेट में इजाफा होता है या कमी, आप बोलेंगे एसेट में इजाफा हो रहा है, और एसेट में इजाफा क्या हो जाता है, हमेशा डेबिट रूल के मुताबिक। लिहाजा ऑफिस फर्नीचर, अच्छा डेट इसकी देखें स्टूडेंट्स, क्या है, मार्च 12। ऑफिस फर्नीचर आपके पास डेबिट हो जाएगा और कैश आपके पास से हो जाएगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, और कैश जो है वो आपकी वो भी एक एसेट है और कैश के अंदर कमी हो रही है। नरेशन इसकी क्या लिख देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश। एक बार याद रखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स आप लोग, ये दो जुमले जो मैंने लिखवाए थे वो मर्चेंडाइज को खरीदने और बेचने से रिलेटेड लिखवाए थे, और अब जो दो जुमले मैं आपको बता रहा हूं वो मर्चेंडाइज के अलावा है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही हम मर्चेंडाइज को परचेज करें और मर्चेंडाइज को बेचें। बाद वक्त ऐसा भी होता है कि मर्चेंडाइज के अलावा दूसरी चीजों को परचेज किया जा रहा है या बेचा जा रहा है। याद रखिएगा, जब भी मर्चेंडाइज को आप खरीदेंगे, भले कैश पे खरीदें भले उधार पे खरीदें, परचेजेस के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। दूसरी बात, जब भी मर्चेंडाइज को आप बेचेंगे, भले कैश पे बेचें भले उधार पे बेचें, आप सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये तो दो बातें हो गई। तीसरी और चौथी बात मर्चेंडाइज के अलावा खरीदने और बेचने से रिलेटेड है। अगर मर्चेंडाइज के अलावा किसी भी दूसरे एसेट को आप परचेज करते हैं, जैसा यहाँ ऑफिस फर्नीचर खरीदा आपने, तो फिर ऑफिस फर्नीचर अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। इक्विपमेंट खरीदा होता, इक्विपमेंट अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। लैंड परचेज किया, लैंड अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब भी मर्चेंडाइज आप परचेज करेंगे, परचेजेस के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से बेचने की बात करें, जब भी मर्चेंडाइज आप बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे हमेशा। लेकिन मर्चेंडाइज के अलावा किसी भी चीज को आप बेचें, एसेट की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप उस अकाउंट को ही क्रेडिट करा देंगे। जैसे अभी ट्रांजैक्शन आती है तो इंशाल्लाह बात करते हैं। आपसे कहा जा रहा है मार्च की 12 के बाद मार्च की 13, जगह बचाने के लिए यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं और रकम इसकी मार्च की 12 की हम लिख देते हैं 5000 रुपए। यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हो गई। याद रखिएगा इसमें मैंने नरेशन नहीं लिखा है, आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा एक चीज और भी बता देता हूँ, ये जितनी भी लाइनें मैंने खींची है, ये लाइनें आपको पेंसिल से खींचनी है। कंपनी का नाम, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बकाया सारा काम आपको ब्लू पेन से करना है। और ये जो अंदर की लाइनें खींच रहा हूँ नरेशन लिखने के बाद, ये आपको पेंसिल से काम करना है, पेंसिल से लाइन खींचनी है। जब आप लाइन खींच देंगे, ये वाली जैसे मैंने लाइन खींची, इस लाइन को खींचने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है, छोड़ देनी है, पूरी लाइन छोड़ देंगे। मार्च की 12 ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद हमने नीचे नरेशन लिखा। नरेशन लिखने के बाद पूरी एक लाइन आप खाली छोड़ देंगे। क्या मतलब, हर एंट्री को लिखने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, नरेशन भी लिखने के बाद पूरी एक लाइन आप छोड़ देंगे। तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, रिसीव चेक। आपने चेक रिसीव किया 9800 रुपीज का स्टार लिमिटेड से फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। बताइए, स्टार लिमिटेड को आपने माल बेचा था कितने का, 10,000 रुपए का, लेकिन स्टार लिमिटेड आपको पेमेंट कितनी कर रहा है, 9800 कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि स्टार लिमिटेड आपको पूरी पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। उसका जवाब बहुत सिंपल सा है, आप कौन है, ईजर ट्रेडर्स वाले। आप स्टार लिमिटेड वाले को, जो कि आपका कस्टमर कहलाएगा, उस कस्टमर को आप यानी कि ईजर ट्रेडर्स वाले
गुंजाइश दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर ईज़र ट्रेडर्स वालों को स्टार लिमिटेड वाले पेमेंट जल्दी कर देंगे तो 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। किसकी तरफ से डिस्काउंट मिलेगा? ईज़र वालों की तरफ से मिलेगा डिस्काउंट। किसको मिलेगा? स्टार लिमिटेड वालों को मिलेगा। स्टार लिमिटेड वालों ने उस डिस्काउंट को अवेल कर लिया, फायदा उठा लिया और स्टार लिमिटेड वालों ने पेमेंट कर दी विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर। बताएं अगर डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर वो पेमेंट कर देंगे तो कितना कैश देना पड़ेगा, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? जवाब है 9800, क्योंकि 200 रुपीज का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। पता है इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे? एंट्री बनाने से पहले वही हर बार इख्तियार करते हैं, हेड ऑफ अकाउंट ढूंढेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट ढूंढेंगे और तीसरे नंबर पर आपको काम करना पड़ेगा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मार्च की 13 तारीख को एक जुमला लिखा हुआ है रिसीव चेक 9800। याद रखिएगा जब भी आप किसी पार्टी से, किसी कस्टमर से चेक रिसीव कर लेते हैं और चेक रिसीव करने के बाद आप बैंक में जमा भी करवा दें, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक लिखा हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में आप डेबिट करवाएंगे बैंक को। क्यों? क्योंकि बैंक आपका एसेट अकाउंट है और एसेट में इजाफा हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने चेक कस्टमर से रिसीव तो किया हो लेकिन बैंक में जमा ना करवाया हो तो फिर ऐसी सूरत में याद रखिएगा बैंक को कभी भी डेबिट नहीं करवाते हैं बल्कि कैश अकाउंट को डेबिट करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा चेक जिसको रिसीव करने के बाद बैंक में जमा करवा दिया जाए तो बैंक डेबिट होगा, लेकिन अगर चेक आपने खाली रिसीव किया है लेकिन बैंक में जमा करवाने का कोई जिक्र नहीं है तो फिर आप कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि उस चेक को हम कैश तस्वुर करते हैं। कहते हैं रिसीव चेक 9800 रुपीज का आपने चेक रिसीव किया, इससे रिसीव किया, स्टार लिमिटेड से रिसीव किया इन फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट बोले, फुल सेटलमेंट बोले, इसका एक ही मतलब है और सेटलमेंट का मतलब होता है पेमेंट हो रही है ऑफ देयर अकाउंट, उनके अकाउंट की। बताएं उनका अकाउंट है कितने का? स्टार लिमिटेड का बोर्ड पे नजर आ रहा होगा कि उनका अकाउंट जो है आपने उनको जो माल बेचा था 10,000 रुपए का माल बेचा था, वो आपको पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 9,800 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। बताएं क्या किसके जरिए पेमेंट कर रहे हैं? चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। क्या चेक अपने बैंक में जमा करवाया? कोई जमा करवाने का जिक्र नहीं है। जब जिक्र नहीं है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करवाएंगे। जमा करवाते थे बैंक में तो फिर आप बैंक डेबिट करवाते हैं। बताएं कैश कितना आ रहा है? 9,800 रुपए। ये बेसिकली चेक है लेकिन आपने रिकॉर्ड किया कैश के नाम से। बताइए 200 रुपए का डिस्काउंट जो है वो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ईज़र ट्रेडर्स वाले अपने कस्टमर जो कि स्टार लिमिटेड है उनको 200 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट जब दे रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा सेल्स डिस्काउंट। स्टूडेंट सेल्स डिस्काउंट में क्यों कह रहा हूं इसको? क्योंकि याद रखिएगा सेल्स के ऊपर जब भी डिस्काउंट का जिक्र आएगा हमेशा उसको सेल्स डिस्काउंट तस्वुर किया जाता है। सेल्स की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू होती है। सेल्स डिस्काउंट की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू का उलट अकाउंट, यानी कि रेवेन्यू का कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट अगर है सेल्स का तो सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? हमेशा क्रेडिट साइड पर। उसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? हमेशा डेबिट साइड पर। बताएं क्रेडिट में आप क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल के साथ आप नाम भी लिखेंगे स्टार लिमिटेड। याद रखिएगा रकम कितनी आएगी इसकी? 10,000 रुपए आएगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट क्यों करवाया? इसलिए क्रेडिट करवाया क्योंकि स्टार लिमिटेड वालों ने 10,000 रुपए आपको पे कर दिए हैं लेकिन मुकम्मल पे नहीं किए। कितने पे किए? 9,800 रुपए पे किए और उन्होंने 200 रुपए का डिस्काउंट आपसे हासिल कर लिया, आपने उनको डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ अब ईज़र ट्रेडर्स वाले स्टार लिमिटेड वालों को पेमेंट रिसीव करने के बाद ये हक बजानिब नहीं होंगे कि उनसे दोबारा से पैसे ले सकें। लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल जो आपका एसेट अकाउंट होता है, एसेट में हो रही है कमी। एसेट में कमी जो होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। नरेशन आप क्या लिख देंगे? पहले डेट लिख देते हैं, मार्च की 12 के बाद मार्च की 13। नरेशन लिखने का एक आसान तरीका ये है कि आप अपने ट्रांजेक्शन को भी पढ़ सकते हैं। ट्रांजेक्शन को पढ़ने से आपको नरेशन के अंदर हेल्प मिल जाती है। आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड रिसीव चेक एंड अवेल डिस्काउंट। अवेल डिस्काउंट बताएं यहाँ पे कहा जाना मुनासिब है या जवाब गलत है? तो मैं जानबूझ के बाद गलत जुमले भी बोलता हूँ। अवेल डिस्काउंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट उन्होंने अवेल किया है। जुमला क्या लिखा जाएगा? टू रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिसीव चेक, चेक रिसीव किया, एंड डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट उन्हें अलाउ किया, इजाजत दी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? मार्च की 15 तारीख। मार्च की 15 तारीख को जरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। डिपॉजिटेड चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इन बैंक,
और देखिए रकम नहीं लिखी हुई है। रकम जो नहीं लिखी हुई है वो जानबूझ कर नहीं लिखी हुई है, क्योंकि रकम ऑलरेडी आपको पता है वो कितनी है, 9,800 रुपये। बताइए जो 9,800 रुपये का आपने चेक रिसीव किया था कब, 13 मार्च को, 2 दिन के बाद 15 मार्च को अब आप ये चेक जमा करवा रहे हैं बैंक के अंदर। जब बैंक के अंदर जमा करवा रहे हैं तो बैंक की नेचर क्या होती है, एसेट होता है। बताइए बैंक जो आपका एसेट होता है, बोर्ड पे चेक करिएगा, बैंक आपका हेड ऑफ अकाउंट, उसकी नेचर क्या है, एसेट। और रूल अप्लाई करेंगे, क्या एसेट में इजाफा हो रहा है, जब आप यस, क्यों इजाफा हो रहा है, क्योंकि चेक जब बैंक में जमा हो जाएगा तो बैंक में इजाफा हो जाएगा 9,800 रुपये का। और ये वाला जो कैश अकाउंट है इसको आप क्रेडिट करवाएंगे। नरेशन इसकी जो हो जाएगी, टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड चेक इनटू द बैंक। याद रखिएगा ये कैश का मतलब करेंसी नोट नहीं है, कैश बेसिकली आपके पास यहाँ पर है चेक है, जिसको हमने कैश तस्वीर किया हुआ था। मार्च की 15 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, मार्च की 16। ट्रांजैक्शन आपके सामने लाजमी ओपन होनी चाहिए। 16 मार्च को कहते हैं विड्रू कैश। कैश आप ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल रहे हैं। मकसद क्या है भाई, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करिएगा। पर्सनल यूज बोले, प्राइवेट यूज बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है। पर्सनल यूज का मतलब होता है जाती इस्तेमाल, प्राइवेट यूज का भी मतलब होता है जाती इस्तेमाल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के आपसे कहा जा रहा है कि कैश जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम बैंक, जाती इस्तेमाल के लिए 7,500 रुपये आप बैंक से निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहा है, ओनर निकाल रहा है, ईजर ट्रेडर्स वाले। बताइए जब ईजर ट्रेडर्स वाले टोटल अमाउंट बैंक से निकाल लेते हैं 7,500 रुपये, तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि ये क्या होगा, ये होगा ये कि आपका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। कैपिटल कहते हैं सरमाई को। कैपिटल अकाउंट जब कम होता है उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है ड्रॉइंग्स। याद रखिएगा, मालिक जब भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए भले 1 रुपया ही सही कारोबार से निकाल लेता है, उसका सरमाया कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। कैपिटल जब भी कम होता है रूल के मुताबिक क्या होता है, हमेशा डेबिट। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और मुझे बताइए उसने क्या चीज़ निकाली है कारोबार से, मार्च की 16 तारीख को कहते हैं बैंक से उसने पैसा निकाला है, लिहाजा ड्रॉइंग्स आपके पास डेबिट हो जाएगा 7,500 रुपये से। और मार्च की 16 को कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, लिहाजा बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। बैंक क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि बैंक आपका एसेट अकाउंट होता है और एसेट में कमी हो रही है। नरेशन आप इसकी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिखें, प्राइवेट यूज लिखें, दोनों का एक ही मतलब है और दोनों लिखे जा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही नाम आपको लिखना है। मार्च की 16 के बाद मार्च की 20 पढ़ते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। इस दफा मर्चेंडाइज आप खरीद रहे हैं उधार के ऊपर, फ्रॉम मून ब्रदर्स ₹7,500। पहले ही बता चुका हूं, जब भी मर्चेंडाइज खरीदी जाएंगी, भले उधार पर हो भले कैश पर हो, परचेजेस अकाउंट को आप करवाएंगे डेबिट। डेट बताइएगा, मार्च की 20 तारीख है। परचेजेस आपके पास डेबिट। स्टूडेंट जरा चेक करिएगा, मर्चेंडाइज आपने कैश पे खरीदी है या उधार पर। अगर तो कैश पे खरीदी है तो कैश में कमी हो जाती, कैश क्रेडिट करवा देते, लेकिन फिलहाल आपने मर्चेंडाइज खरीदी है ऑन अकाउंट, इसका मतलब है उधार पे खरीदी है। उधार का मतलब होता है लायबिलिटी हो गई, और अकाउंट पेबल के नाम से आता है। लायबिलिटी पता है बढ़ रही है कम हो रही है, आप बोलेंगे लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि आपने माल जो खरीदा है वो उधार पे खरीदा है, इसका मतलब पेमेंट आप बाद में करेंगे। जब पेमेंट बाद में करेंगे तो इस वक्त एट दिस टाइम जो लायबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो पता है रूल क्या है हमारे समझ अकाउंटिंग रूल क्या बयान करती है, कहते हैं लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट में चली जाती है। बताएं क्या मार्च की 20 तारीख को पार्टी का नाम लिखा हुआ है, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, मून ब्रदर्स। अगर नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ अकाउंट पे भी लिखेंगे। इसकी जरा रकम भी बताइएगा, 7,500 रुपये। 7,500 रुपये मार्च की 20। अच्छा इनके दोनों रकमें सेम है, ऊपर वाला भी 7.5 है और नीचे वाला भी 7.5 है। इसके हम नरेशन क्या लिख देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पर मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। मार्च की 20 के बाद आपके पास 2 ट्रांजेक्शन और रह जाती हैं। मार्च की 22 ट्रांजेक्शन पढ़िए सबसे पहले, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स 1800। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास मार्च की 20 तारीख को उन्होंने बोला था
ये मर्चेंडाइज आपने परचेज की है किससे, मून ब्रदर्स से खरीदी है। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से लिखा है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स। पहली बात तो ये ट्रांजेक्शन के अंदर लफ्ज बाय जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स का मतलब जो होता है मर्चेंडाइज मून ब्रदर्स, बाय का मतलब से, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, लफ्ज टू आएगा। करेक्शन कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स, मर्चेंडाइज रिटर्न टू मून ब्रदर्स। पता है मैं टू क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मर्चेंडाइज ईजेड वालों ने खुद खरीदी है। किससे खरीदी है, मून ब्रदर्स से खरीदी है। अब आप मून ब्रदर्स को ही माल रिटर्न कर रहे हैं, इतने का 1800 रुपए का, लिहाजा ट्रांजेक्शन के अंदर जो मिसप्रिंटिंग हुई हुई है उसको करेक्शन कर लीजिए। मर्चेंडाइज रिटर्न TO2, मर्चेंडाइज रिटर्न टू मून ब्रदर्स, इतने की 1800 रुपए। डेट बताइएगा मार्च 22। बताएं स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन बहुत आसान सी है। 7,500 रुपए का माल आपने परचेज किया था उधार पर, इसमें से 1800 रुपए का माल आपने उनको रिटर्न करा दिया। सिंपल सा काम ये है, इस एंट्री को जो आपने अभी अभी बनाई मार्च 20 को, इस एंट्री को रिवर्स करवा दें, पलटा दें। क्यों पलटा दें, क्योंकि जब 7,500 रुपए का खरीदा हुआ माल में से, खरीदे हुए माल में से 1800 का माल आप रिटर्न करा देंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बताएं लायबिलिटी जब भी कम होती है तो आप डेबिट कराते हैं या क्रेडिट, आप बोलेंगे डेबिट कराते हैं। इसका मतलब अकाउंट पेबल इस एंट्री में होने वाला है डेबिट और परचेज अकाउंट जाने वाला है क्रेडिट। लेकिन परचेज अकेले के नाम से क्रेडिट नहीं होता, उसका पूरा नाम है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अकाउंट पेबल को आप करवाएंगे डेबिट, नाम क्या है इसका, मून ब्रदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की ईज़र ट्रेडर्स वालों की लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो आप बताएं क्या करवाएंगे, अकाउंट पेबल को आपने करवाया डेबिट, रकम बताइए 1800 रुपए। लायबिलिटी जब भी कम होती है याद रखिएगा हमेशा डेबिट होता है। और परचेज जो है वो जाएगा क्रेडिट में, लेकिन परचेज रिटर्न एंड अलाउंस पूरा इसका नाम है। परचेज, ये मार्कर हमारा साथ छोड़ रहा है लेकिन आप हमारा साथ मत छोड़िएगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, जैसा भी आप काम चलाएं मेरी आवाज से आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, अकाउंट पेबल डेबिट, मून ब्रदर्स। इसका मतलब याद रखिएगा ईजेड ट्रेडर्स वालों के सर पे जो लायबिलिटी चढ़ी हुई थी टोटल 7,500 रुपए की, उसमें से 1800 रुपए की लायबिलिटी ईजेड ट्रेडर्स वालों की कम हो गई। क्वेश्चन है किस खुशी में कम हो गई, क्योंकि ईजेड ट्रेडर्स वालों ने माल यानी कि गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज थोड़ी सी रिटर्न करवा दी, इतने की 1800 रुपए की। लायबिलिटी कम होती है तो क्या डेबिट होता है, जी हाँ डेबिट होता है। और परचेज क्रेडिट में जाएगा, पूरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। इसकी नरेशन लिखेंगे आप, टू रिकॉर्ड 22 मार्च को मर्चेंडाइज रिटर्न टू TO2 द सप्लायर, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू द सप्लायर। एक बात याद रखिएगा, परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है उलट, रिवर्स या अपोजिट। बताएं परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पर, परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पर। बिल्कुल ऐसे सेल्स का मुझे बताएं उलट अकाउंट क्या है, सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स डिस्काउंट भी है। सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पर, तो सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दोनों कहाँ होंगे, डेबिट पर। इसी तरीके से परचेजेस कहाँ होता है, डेबिट में, तो परचेज रिटर्न और एक बार है परचेज डिस्काउंट, ये दोनों अकाउंट्स होंगे क्रेडिट साइड पर। आखिरी एंट्री जो है, आखिरी ट्रांजेक्शन जो है उसको भी देख लेते हैं। अकाउंट ऑफ मून ब्रदर्स सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक फॉर द बैलेंस अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मून ब्रदर्स का टोटल अमाउंट जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा है वो आप पेमेंट कर रहे हैं। बताएं जरा चेक करिएगा कितनी अमाउंट आप पे कर रहे हैं। पहली जो एंट्री हमने बनाई हुई थी उसको यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, इधर ही इंशाल्लाह बना दूंगा आप लोगों के लिए। ट्रांजैक्शन के अंदर बताइएगा कितनी रकम है जो आपको उनको अदा करनी है। तवज्जो रखिएगा, उन्होंने जानबूझ के सवाल बनाने वालों ने आपको रकम नहीं दी। क्यों नहीं दी, ताकि आप रकम खुद कैलकुलेट करें। बताइए आपने माल जो परचेज किया, टोटल कितने का परचेज किया, 7,500 रुपए का, उसमें से कितना माल आपने उनको रिटर्न करवा दिया, जवाब है 1800 रुपए का। 1800 का माल जब आपने रिटर्न करा दिया तो आपकी लायबिलिटी क्या थोड़ी सी कम हो गई, जवाब है यस कम हो गई। कैलकुलेटर निकालें, 7500 में से 1800 को पहले माइनस करते हैं। लायबिलिटी देखिए क्रेडिट में या लायबिलिटी डेबिट में।
7.5 में से 1000 में से 1800 को जब हम माइनस करते हैं तो ये बनता है आपके पास 6.5, 5.5 और 5700 रुपए, 5700। मतलब 5700 की अमाउंट जो है उसके बारे में वो कह रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, क्या आपने उसको सेटल करने के लिए, अदायगी के लिए आपने मून ब्रदर्स को एक चेक इशू कर दिया। इशूइंग अ चेक, चेक जब भी इशू होगा याद रखिएगा बैंक से पैसा निकल जाएगा। इसके बैंक से, ईज़र ट्रेडर्स वालों के बैंक से, इनका जहां पर बैंक अकाउंट है उसमें से 5700 रुपए निकल जाएंगे। एक छोटा सा सवाल, पूरे 7500 रुपए क्यों नहीं निकल रहे हैं? बोलेंगे इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि ईज़र ट्रेडर्स वालों ने 1800 रुपए को तो माल ही रिटर्न कर दिया। जब माल रिटर्न कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट बनती है 5700 रुपए, और ये जो 5700 रुपए है ये बेसिकली ईज़र ट्रेडर्स वाले चेक इशू करके पेमेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि जब ये रकम जो है 5700 रुपए वाली आप पे कर देंगे तो इसकी डेट क्या है? सबसे पहले डेट चेक करते हैं, मार्च की 29। ये बिल्कुल बेचारे का इंतकाल हो गया है, टेंशन मत लेना, वहाँ ब्लैक पेन मौजूद है। मार्च की 29 क्या करेंगे? आपने उनको चेक इशू कर दिया, लिहाजा अकाउंट पे बिल आप डेबिट करवाएंगे। मैंने ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको अपना ब्लू पेन से ही काम करना है। अकाउंट पे बिल डेबिट होगा, नाम क्या लिख देंगे? मून ब्रदर्स, और रकम यहाँ पर बताएं बैंक से इशू हो रहा है चेक, लिहाजा बैंक क्रेडिट करवाएंगे। फर्ज करें आपने चेक इशू नहीं किया होता तो फिर ऐसी सूरत में आप कैश जो है वो रकम यहाँ पर कैश आपके नाम आ जाता। पता है रकम कितनी है? अच्छा, रकम तो हमने सही लिख दी थी, 5700 रुपए। एक दफा हम चेक कर लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत। लायबिलिटी हमारी क्रेडिट में गई थी 7500 रुपए की, लायबिलिटी हमारी डेबिट हो गई क्योंकि माल हमने रिटर्न कराया कितने का? 1800 रुपए का। लायबिलिटी डेबिट हुई, लायबिलिटी में कमी डेबिट होता है, और मजीद लायबिलिटी हमारी यहाँ पे भी डेबिट हुई कितने से? 5700 रुपए से, क्योंकि हमने पेमेंट की 1800 और 5700 को प्लस कराएं 5, 6, 6800 और 7500, 7500 एग्जैक्ट दोनों बराबर आ रहे हैं। नरेशन इसकी लिख सकते हैं आप, टू रिकॉर्ड पेमेंट, आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसी बात है, टू रिकॉर्ड पेमेंट टू द सप्लायर बाय इशूइंग अ चेक। स्टूडेंट्स, आज के हमने इस सवाल के अंदर, जो कि हमने 2019 का सवाल उठाया था, अहम तरीन चीज क्या सीखी? हमने अहम तरीन चीज ये सीखी है कि ट्रांजैक्शंस आपको पेपर में गिवन होंगी, दी भी होंगी, और आपने उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। जर्नल कोई आपसे पूछे क्या बला है, सिंपल बोलेंगे जर्नल, कोई बला का नाम नहीं है, एक आसान सी प्यारी सी बला है। उसके अंदर करते क्या है, हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जर्नल का सही तरीके से नहीं पढ़ पाए, वो अपने बाद इंशाल्लाह ताला वो इस काबिल हो जाएंगे कि जर्नल से अपनी पढ़ाई जो है वो इंशाल्लाह ताला शुरू कर सकेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाजमी तौर पर इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में लाजमी तौर पर इसको बताएं, और एक खास काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।